तो इट इज बेसिकली द स्पेस रोटेशन, यू ऑल नो, ठीक है, स्पेस रोटेशन है ये, आपको पता है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी समझेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी समझेंगे, यानी जो भी थ्योरी इनसे रिलेटेड होंगे वो आज क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। तो हमारा मेन फोकस आज के लिए जो होगा वो होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के क्वेश्चन बनने चाहिए इसके बाद आपके, ठीक है। सो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो पार्ट होते हैं, होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इन दोनों पार्ट को बेसिकली आज हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जनरली जैसे ही ये आपके दिमाग में आता है, आपको दो टाइप के सिस्टम समझ में आते हैं, एक होता है सिस और ट्रांस का सिस्टम, और दूसरा होता है ई और जेड सिस्टम, ठीक है। तो इनके बेसिक्स को हम समझने के लिए वी विल यूज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तीसरी चीज जो आपके दिमाग में आती है दैट इज द डबल बॉन्ड, ठीक है। तो क्या सिर्फ हमारा सिस्टम यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या सिर्फ डबल बॉन्ड के क्वेश्चन रिलेटेड रहेंगे या कोई और क्वेश्चन रिलेटेड रहेगा, ये अभी हम लोग देख लेते हैं। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कि यहाँ पर रोटेशन नहीं होते, तो रोटेशन का क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है। So rotation is having its restrictions. So let's start with the questions of the geometrical isomerism. This is the basic theory I have given to you, ठीक है। बाकी theory आपके questions में cover होते जाएंगे साथ में। Suppose if I am writing with a very simple compound like cis-butene, ठीक है, cis-butene हम लिखते हैं, और cis-butene को हम देखते हैं तो ये साफ साफ हमने इतना पढ़ा हुआ है कि हम ये बोल सकते हैं कि दोनों ग्रुप जो है वो एक ही साइड पे है, तो हम इसको बोल देते हैं सिस, ठीक है। और जैसे ही हम ट्रांस इसको करते हैं तो हम क्या कर देते हैं इसको कि डबल बॉन्ड है, एक की तरफ CH3 रख देते हैं इधर और एक की तरफ CH3 इधर ले आते हैं, यानी हमने इसको कर दिया ट्रांस के फॉर्म में, ठीक है। तो सिस और ट्रांस में ये फर्क हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये एक सिस और ट्रांस जो नाम हम दे रहे हैं वो बेसिकली H के बेसिस पर ये नाम दे रहे हैं, वो H के बेसिस पर हम नाम दे रहे हैं, ठीक है। कि H अगर हमारा एक साइड पे है तो हम सिस कह रहे हैं, या H हमारा अलग अलग साइड पे है तो वो H कह रहे हैं। दूसरी चीज जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपको कैरी फॉरवर्ड करनी होती है कि जब हम कार्बन की बात करते हैं तो वो H एक ही कार्बन पे नहीं प्रेजेंट हो, यानी बोथ द H इज नॉट प्रेजेंट ऑन द सेम, the H is present on the different carbons, so you have to see कि the H's are present on different carbon, एक H इस कार्बन पे प्रेजेंट है तो दूसरा H इस कार्बन पर प्रेजेंट है, ठीक है। This trans in broad form it is also called as E and Z type of isomerism. इसको broad form में हम E और Z type के isomerism भी बोलते हैं। E और Z और cis और trans में क्या फर्क होता है वो हम देख लेते हैं। So this is about cis and trans, two different carbons that is attached to the carbon atoms, and if H on the same side of two different carbons, not same carbon, not same carbon, ये ध्यान देंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन बनाते टाइम, ये तो अभी मैं बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन में आपके पास अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होंगे, तो नॉट सेम, तब आप उसको सिस और ट्रांस के बारे में आप बता सकते हो इजीली। Let's see example, more examples, because more examples will give you the insight of getting into the different type of questions. अभी इसका सबसे फेवरेट एग्जांपल जो है, जो बहुत बार नीट और IIT दोनों टाइप के पैटर्न में पूछा जाता है, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैलरिक एसिड एंड द फ्यूमेटिक एसिड, ठीक है। यानी कि मैलिक और फ्यूमेरिक एसिड के बीच में आपको कॉन्सेप्ट पूछा गया है। सपोज CCOOH है आपके पास, ठीक है, डबल बॉन्ड CCOOH है, एंड दिस इज H, दिस इज H। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर लिखूं C डबल बॉन्ड C, एक तरफ ये कर दूं, ठीक है, और दूसरी तरफ CO
H कर दूं, ठीक है, या आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं और दूसरी साइड H रख दिया, ये H रख दिया। नाउ व्हाट इज दिस? H के बेसिस पे, डिफरेंट कार्बन्स के बेसिस पे वी कॉल इट द सिस फॉर्म, दो द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बोथ इज सेम, दो द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बोथ इज सेम। इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है, लेकिन यहाँ पर ये सिस और ट्रांस हो जाता है, तो एक कोई और एसिड हो जाता है और दूसरा कोई और एसिड हो जाता है। तो सिस और ट्रांस में हम ये चीजें देखते हैं। दूसरी बात होती है ट्रेंडिंग्स की, हम आते हैं ई और जेड पे। दूसरी बात होती है ट्रेंडिंग्स की, तो क्या ट्रेंडिंग देखनी चाहिए हमें सिस और ट्रांस के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो पहली ट्रेंडिंग होती है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी में सिस इज ऑलवेज लेसर देन द ट्रांस सिस्टम। क्यों? कारण आपके सामने है, ये दोनों सिस्टम क्या है, एक दूसरे के पास है, रिपल्सन होगा, ठीक है, तो सिस में क्या होगी, स्टेबिलिटी कम होगी बिकॉज ऑफ द रिपल्सन। एक टर्म याद रखेंगे, रिपल्सन, ठीक है, एक टर्म याद रखेंगे, रिपल्सन, दैट्स व्हाई सिस इज लेस स्टेबल देन द ट्रांस। दूसरा आता है, दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी इज द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डाइपोल मोमेंट की कैटेगरी देखेंगे तो डाइपोल मोमेंट में आपको वेक्टर देखना है, वेक्टर की पोजीशन देखनी है। वेक्टर की पोजीशन देख रहे हो तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, तो जो सारे के सारे फॉर्म्स हैं वो एक तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इसकी जो नेट वैल्यू हो रही है वो क्या हो रही है बेटा, म्यू की, वो 0 हो जा रही है। सो डाइपोल मोमेंट में जब नेट वैल्यू 0 हो जा रही है, वेक्टर पोजीशंस देखिएगा, ये उधर की ओर नेट वैल्यू इज 0, दैट मीन्स, अगर ध्यान से सुनिएगा ये बात, जब म्यू की बात करें और किसी सिमेट्रिकल एलिमेंट की बात करें या सिमेट्रिकल कंपाउंड की बात करेंगे, ठीक है, सिमेट्री की बात करेंगे, ये कैसा है ना, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो ये सिमेट्री है। तो जब सिमेट्री की बात करेंगे तो म्यू इज ऑलवेज 0 फॉर ट्रांस। ट्रांस के लिए हमेशा कितना हो जाएगा, म्यू 0, क्योंकि देखो एग्जैक्ट है, ये इधर वेक्टर जा रहा है, ये वेक्टर डायरेक्शन इधर है, रिजल्टेंट विल बी 0, ठीक है, तो एग्जैक्टली 0। लेकिन अगर आपको कोई अनसिमेट्री या एसिमेट्रिकल फॉर्म दे दिया जाए, अनसिमेट्री या एसिमेट्रिकल फॉर्म दे दिया जाए और वो ट्रांस हो, ठीक है, वो ट्रांस हो, तो क्या वहां पर म्यू 0 होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। म्यू लेस होगा किसी भी सिस से, ट्रांस वाले हमेशा कम होंगे किसी भी सिस से, लेकिन 0 नहीं होगा। तो ये ध्यान में रखेंगे आप बात, सिर्फ डाइपोल मोमेंट उन्हीं का 0 होगा जो इस तरीके से सिमेट्रिकल हैं, इस तरीके से सिमेट्रिकल हैं, ठीक है। जहां पे भी एसिमेट्रिक दिखने लगे, यानी यहाँ पे कुछ अलग ग्रुप हो जाए, यहाँ पर कुछ अलग ग्रुप हो जाए, मैं अभी आता हूं उस बात पे, तो वहां पर म्यू इज इक्वल टू 0 नहीं होगा। म्यू इज इक्वल टू 0 तभी होगा जब सिमेट्री दिखेगी, एक ही टाइप के ग्रुप्स का वेक्टर सिस्टम ले रहे हो तो, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने COH COOH का ले रहे हैं तो, ठीक है। सो डाइपोल मोमेंट दूसरा हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी में बढ़ते हैं। देखो इन सब में ट्रेंडिंग पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, इन सब के ट्रेंडिंग्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो तीसरी प्रॉपर्टी आपकी आ जाती है पोलैरिटी की, तीसरी प्रॉपर्टी आपकी आ जाती है पोलैरिटी की। तो पोलैरिटी आपकी तो डाइपोल मोमेंट से ही बनी हुई है, आपको ही पता है, ठीक है। ऐसा अगर है तो सिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रांस, पोलैरिटी में सिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रांस, ठीक है। तो पोलैरिटी आपकी डाइपोल मोमेंट से आप इजीली रिलेट कर सकते हो उसको और बोल सकते हो सिस इज ग्रेटर देन ट्रांस। अगली बात आते हैं सोल्यूबिलिटी पे, अगली प्रॉपर्टी आते हैं सोल्यूबिलिटी पे। देखो सारी यही प्रॉपर्टी से आ रही है, पोलैरिटी आपको एक बार दिख गई ना, तो पोलैरिटी से आप रिलेट कर पाओगे कि पोलैरिटी लीड्स टू पोलर, और सॉल्युबिलिटी क्या बोलता है बेटा, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके यहां से, आपको दो टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, या तो बोलेंगे इन पोलर सोलवेंट, इन पोलर सोलवेंट। तो अभी आप समझो खुद, ये थ्योरी बड़ी अच्छी थ्योरी है, ठीक है, हल्का दिमाग लगाना है। अगर पोलर सॉल्वेंट में आपको पूछा जा रहा है तो जो जितना ज्यादा पोलर होगा, यानी कि सिस,
वो उतना ज्यादा सोल्यूबल होगा। तो लिख दीजिए, जो जितना ज्यादा पोलर होगा, यानी मोर द पोलैरिटी मोर विल बी द सोल्यूबिलिटी, मोर द पोलैरिटी ऑफ द कंपाउंड, more the polarity, more is the solubility in what? Polar solvent. More the solubility, more the solubility in polar solvent. लेकिन अगर यहां पर आपको नॉन पोलर दिया जाएगा तो भी यही थ्योरी लगेगी, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि जितना ज्यादा नॉन पोलर होता जाएगा, यानी जितना ज्यादा ट्रांस होता जाएगा उतना सोल्यूबिलिटी होगा, यानी ट्रांस आर मोर सोल्यूबल इन, मोर सोल्यूबल इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ट्रांस आर मोर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो ये थ्योरी ना हर जगह काम आएगी, इनऑर्गेनिक में भी काम आती है, ऑर्गेनिक में भी काम आती है, हर जगह काम आती है, ठीक है। लाइक डिसॉल्व लाइक की थ्योरी, सॉल्युबिलिटी अगर पोलर की है तो पोलर में ज्यादा डिसॉल्व होगा, अगर वो नॉन पोलर है, नॉन पोलर कौन ज्यादा है? ट्रांस, तो ट्रांस किस में ज्यादा डिसॉल्व होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक यहाँ पे पूरे ट्रेंड में आप देखते आ रहे हो कि सिस आपको ज्यादा दिखता आ रहा है, लेकिन आपको अचानक से एक ट्रेंड ऐसा दिखेगा जिसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट लिखोगे, मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, सिस जनरली जो होते हैं वो ट्रांस से कम होते हैं, ठीक है। अब इसका कारण क्या है? एक, सिर्फ एक कारण याद रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है? सॉलिड, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड, ठीक है। सॉलिड का मतलब क्या होगा बेटा? पैकिंग, यानी जिसकी एफिशिएंट पैकिंग होगी, जिसकी एफिशिएंट पैकिंग होगी, जितनी अच्छी पैकिंग होगी, उतना ज्यादा उसका उसका क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो आप खुद सोचो, एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप जिसमें जो दो चीजें ट्रांसपोजिशन पे हैं, क्या उसकी अच्छी पैकिंग होगी, या कोई ऐसा ग्रुप जिसकी दोनों एक ही साइड पे है, उसकी अच्छी पैकिंग होगी? यहाँ तो बेटा रिपल्सन दिख रहा है, क्या पैकिंग कर पाएगा ये? तो यानी सिस की पैकिंग जो होती है, अगर पैकिंग के बेसिस पर देखे तो सिस की जो पैकिंग होती है, सिस पैकिंग इज लेस एफिशिएंट देन द, cis packing is less efficient than trans packing, than trans packing। तो आप खुद समझ जाओ कि ये पैक जब इससे कम एफिशिएंट है तो सिस की जो मेल्टिंग पॉइंट है जनरली ट्रांस से कम होती है। सो these are some of the, these are some of the basic trends in cis and trans, or we can say the geometrical isomerism। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ये पढ़ा लिया आपको, ठीक है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन पार्ट, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन पार्ट। ये लिख लो जल्दी से। मैंने आपको फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड की अभी स्टोरी बताई थी, ठीक है। मैं फिर से वो स्टोरी रिपीट करता हूँ, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में। सो आई होप आपने ये लिख लिया होगा। द क्वेश्चन इज, ए और बी दो पार्ट दे रहा हूं मैं, ठीक है। मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। मैलिक एसिड में बना देता हूँ आपको, ठीक है। वहां पे बना हुआ नहीं मिलेगा, इसलिए ये दो फॉर्म तो याद रखिएगा, मैलिक और फ्यूमेरिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है। ये आपका मैलिक हो गया, फ्यूमेरिक हो गया। सो दिस इज मैलिक, दिस इज फ्यूमेरिक, दिस इज मैलिक, दिस इज फ्यूमेरिक, ठीक है। दोनों में बस फर्क है ज्योमेट्रिकल फॉर्म का, ठीक है। मैलिक एसिड फॉर्म्स एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, अपना एनहाइड्राइड
एनहाइड्राइड समझते हैं आप, ठीक है, H2O निकल जाता है तो CO ग्रुप बचता है, ठीक है, एनहाइड्राइड एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड फ्यूमेरिक एसिड फॉर्म्स एनहाइड्राइड एट 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर मैं आपसे एक स्टेटमेंट पूछूं ट्रू और फॉल्स के बेसिस पर, ठीक है, ट्रू और फॉल्स के बेसिस पर, ठीक है, वहां क्या करेंगे, ABCD के टर्म में पूछे जाएंगे, वहां पे ये लिखा जाएगा मैलिक एसिड फॉर्म्स एनहाइड्राइड एट हायर टेम्परेचर देन फ्यूमेरिक एसिड, या उल्टा लिखा जाएगा फ्यूमेरिक एसिड फॉर्म्स एनहाइड्राइड एट हायर टेम्परेचर देन मैलिक एसिड, ठीक है, या बोथ फॉर्म्स एट द सेम टेम्परेचर और नॉन ऑफ द एबव। मैंने आपको ये क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में पूछा है मैंने, क्योंकि डेटा आपको दे दिया है, ठीक है। अब ये डेटा जरा दिमाग लगा के बताइए, क्या नहीं पता है आपको, आप ये जान रहे हो कुछ भी ये x और y है, कुछ भी ये x और y है, ठीक है, ये मैंने डेटा दे दिया ताकि आप लिख लो, ठीक है, x और y है, तो आपको अगर पूछा जाएगा कि x इज ग्रेटर देन y, ये नहीं दिया जाता, आपको पूछा जाता है x इज ग्रेटर देन y, दूसरा पूछा जाता है x इज लेस देन y, ठीक है, आप इन दोनों में से किसको चूज करते हैं? तो ये पूरा का पूरा फॉर्म एनहाइड्राइड का जो फॉर्म है बेटा वो हीटिंग इफेक्ट से आता है, ठीक है। तो आप खुद देखो ना, जिधर ज्यादा सिस रिपल्सन भले ही कर रहा है लेकिन सेम साइड पे है ना, सेम साइड पर H2O का निकलना, क्योंकि वो स्टेबिलिटी पे जा रहा है, कोई भी कंपाउंड कब बनाता है बेटा, स्टेबिलिटी पे, तो ये H2O ज्यादा जल्दी निकलता, यानी ज्यादा जल्दी रिलीज करता, और दोनों कैसे बन जाते, कुछ ऐसे बन जाता। एनहाइड्राइड आपको पता है कैसे बनता है, C डबल बॉन्ड O, आगे बनाना भी है, ठीक है, ठीक है, और इसका एनहाइड्राइड एक बार रोटेशन होता तब जाके फिर एनहाइड्राइड बनता, यानी किसका एनहाइड्राइड बनना ज्यादा इजी था, मैलिक का एनहाइड्राइड बनना ज्यादा इजी था, इसलिए देखो टेम्परेचर इसने क्या किया, कम दिया, ठीक है, क्योंकि सेम साइड्स पे थे। तो सिस को भले ही आप रिपल्सन के फॉर्म से जान रहे हो, लेकिन यहाँ पर बिकॉज एक दूसरा सब्सटेंस बन रहा है, एक दूसरा सब्सटेंस बन रहा है, तो वो स्टेबिलिटी लाने के लिए बन रहा है, तो कौन सा ज्यादा टेम्परेचर पे बनेगा, कौन सा कम, एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ठीक है। थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन होता है कि आपको सारे ट्रेंड्स बता दिए गए हैं और उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन पूछ दिया गया, ठीक है, तो डेफिनेटली आप बोलोगे x इज लेस देन y, दिस विल बी द आंसर। क्यों हो गया, सिस की तरफ दोनों COH ग्रुप थे, वहां से H2O निकल के एनहाइड्राइड बनना ज्यादा इजी था, यानी यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कम लगेगा और यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, दिस इज द पार्ट, ठीक है। अब इसको हर तरीके से देख सकते हो, पुरानी ट्रेंडिंग में आपने देखा ना, आपने पुरानी ट्रेंडिंग में पोलैरिटी के बेसिस पे देखा, आपने पुरानी ट्रेंडिंग में ये सब देखा, लेकिन अब ये ट्रेंडिंग में था नहीं, तो इस पे दिमाग कैसे लगाए, तो कुछ ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। सो दिस वन ऑफ द क्वेश्चन, प्लीज राइट इट। सो मैलिक एसिड फॉर्म्स एनहाइड्राइड एट लोअर टेम्परेचर देन फ्यूमेरिक एसिड फॉर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होते हैं मैलिक और फ्यूमेरिक। तो मैलिक याद रखिएगा, मैलिक इज द सिस एंड फ्यूमेरिक इज द ट्रांसफॉर्म। Now let's move to next concept. अभी मैंने बोला कि EZ आइसोमेरिज्म भी है, ठीक है, EZ आइसोमेरिज्म भी है, आपको समझना। Now what is EZ आइसोमेरिज्म? It is बेसिकली सारे कंपाउंड के लिए आप बोल सकते हैं, इवन फॉर सिस और ट्रांस भी हम बोल सकते हैं, ऑल कंपाउंड्स, ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, वी कैन रिप्रेजेंट दिस टू नोमेनक्लेचर EZ, ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, जल्दी से देख लो, एंटीजन कहते हैं, ठीक है, और एंटीजन का मतलब ऑपोजिट होता है, एंड Z इज फॉर सेम साइड, ठीक है, यानी ये एक तरीके से ये सिस, और ये जो Z है वो सिस है, तो Z को कैसे याद रखोगे, Z इज द ऑपोजिट एस ना, Z कैसा होता है बेटा,
आप ऐसा याद S E और कैटेगरी है, ठीक है, E और Z आपके सोनाली आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है। सो ये एंटीजन है, ये जुजामिन है। अगर आपको वैसे ही इन जनरल याद रखना है तो एंटीजन को याद रखना, दिस इज द ट्रांस टाइप एंड जुजामिन इज द सिस टाइप। दिस आर द यूनिवर्सल नॉमेनक्लेचर, यूनिवर्सल, हर जगह यूज कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। इवन सिस और ट्रांस में भी यूज कर सकते हैं इसको, कोई गलत नहीं कहेगा। नाउ हाउ टू प्रायोरिटाइज, यहाँ पर इनको समझने के लिए वी हैव टू नो द रूल ऑफ प्रायोरिटाइजेशन, रूल ऑफ प्रायोरिटाइजेशन। सो देखते हैं जल्दी से रूल ऑफ प्रायोरिटाइजेशन कैसे होता है। फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट है कि आपके पास डबल बॉन्ड से अगर सी है, ठीक है, तो आप दोनों सी को कवर करोगे, ये नहीं कि एक सी को कवर कर रहे हो, ठीक है। और इस पे मान लो एक साइड पे एक ग्रुप है, बी ग्रुप है, दूसरी साइड पे कोई अल्फा ग्रुप है या बीटा ग्रुप है, ठीक, सेम हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। अलग अलग क्यों बनाया, क्योंकि हमने सिस और ट्रांस से बाहर निकल के आया और हमने इजेड नॉमेनक्लेचर किया, यानी ये चार ग्रुप्स हैं, ठीक है। सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। हम क्या करेंगे, ऐसा जब कंडीशन होता है तो हम इसमें यूज करते हैं रूल ऑफ प्रायोरिटाइजेशन। यानी पहले इन दोनों में, यानी ये समझ लो आपका एलएचएस हो गया या आपका आरएचएस हो गया, ठीक है। पहले एलएचएस कार्बन में जो दोनों लगे हुए हैं ग्रुप्स, उनमें हम प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है, प्रायोरिटी देने पे हमारे पास प्रायोरिटी की रैंकिंग होती है, ठीक है, वो सीआईपी रूल से हमें पता चलता है, कान इन गोल्ड, ठीक है, प्रिलॉग रूल से। यानी सिंपल रूल है, कुछ टेढ़ा नहीं है, कि जिसकी एटॉमिक नंबर हायर है, एटॉमिक नंबर ज्यादा होती है, उसकी प्रायोरिटी क्या होती है प्रायोरिटी हाई होती है, ठीक है। इसके बाद और भी रूल्स है, मैं अभी जनरली क्वेश्चन में वो बताऊंगा आपको, ठीक है। पहला रूल है कि एटॉमिक नंबर जिसकी ज्यादा है ए और बी में से, इधर अल्फा और बीटा में से, यानी कंपेयर कर रहे होंगे तो ए और बी कंपेयर करेंगे तो अल्फा और बीटा कंपेयर करेंगे। अगर हम अल्फा और बीटा कंपेयर करके कुछ ऐसा आ रहा है हमारे पास कि सी और सी में इधर एक ऐसा ग्रुप हमारे पास जुड़ा हुआ है जिसकी प्रायोरिटी इधर वाले से कम है, यानी कि ये हाई प्रायोरिटी वाला हो गया, ये लो प्रायोरिटी वाला हो गया, और इधर कोई ऐसा ग्रुप है आपके पास जिसकी प्रायोरिटी यहाँ पर हाई है और इधर वाली की लो प्रायोरिटी होगी, यानी इसमें इसमें ऊपर में हाई प्रायोरिटी वाली चली गई, नीचे में लो प्रायोरिटी वाली। प्रायोरिटी कैसे हमने किया बेटा, हमने किया एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब जब ऐसा कंडीशन आ रहा है, ठीक है, ऐसा कंडीशन आ रहा है तो आप कि ऑपोजिट प्रायोरिटी हो गई ना, लेफ्ट प्रायोरिटी जो आपकी नॉमेनक्लेचर इसके ऑपोजिट हो गई और हाई प्रायोरिटी इसके ऑपोजिट हो गई, तो आप इसको ट्रांसफॉर्म कहोगे, यानी ट्रांस टाइप कहोगे। और इसके लिए मैंने आपको क्या टर्म दिया था कि इट इज कॉल्ड एज ई फॉर्म, ठीक है, ये ई टाइप होगी। अगर सिमिलर कंडीशन ऐसा दूसरा कुछ कर दे और कुछ ऐसा देख ले कि लो प्रायोरिटी, ठीक है, और लो प्रायोरिटी, इधर हाई प्रायोरिटी, यानी एक साइड पे दोनों हो जाए, एक साइड पे दोनों हो जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक साइड पे हो गए दोनों, देखो हाई प्रायोरिटी यानी दोनों कार्बन की एक साइड पे, तो हम इसको बोलेंगे जेड फॉर्म, ठीक है। सिस टाइप हो गया ना, ये सिस टाइप हो गया। नाउ अब इसके बेसिस पर जरा हम क्वेश्चन देख लें, तो क्वेश्चन से हमारे बहुत सारे रूल्स निकल के आ जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे रूल्स निकल के आ जाएंगे हमारे। सो पहले तो ये जनरल है, हमेशा ध्यान में रखना। चलो लेट्स सी द क्वेश्चन। अगर दोनों कार्बन की लो प्रायोरिटी एक साइड पे है, दोनों कार्बन की लो प्रायोरिटी अलग अलग साइड पे है दोनों कार्बन की, ठीक है, तो उसके बेसिस पर ई और जेड नोमेनक्लेचर हम पुट करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी, सी डबल बॉन्ड सी Cl3 CBr3 CH3 CH3, जल्दी से बताइएगा।
बिना देर किए हुए अपनी अपनी कॉपी में लिखिएगा, बताइएगा नहीं, अपनी अपनी कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। आप खुद देखेंगे, इसमें और इसमें प्रायोरिटी देखनी है, इसमें और इसमें प्रायोरिटी देखनी है, इसमें और इसमें प्रायोरिटी देखनी है। तो सर सी तो दोनों में सेम हो गया, सी तो दोनों में सेम हो गए। तो जैसे ही हम पहला एटम सेम नजर आता है, हम किस पे चल जाते हैं बेटा? इन केस ऑफ द फर्स्ट एटम इज सेम, वी गो टू द सेकंड एटम, वी गो टू द सेकंड एटम। तो सेकंड आइटम आप देख लो, इसमें H है, इसमें Cl है। आप साफ बोलोगे कि इसकी प्रायोरिटी 1 देंगे, इधर साइड वाले पे क्या करेंगे? C प्रायोरिटी 1 देंगे, और ये C जो है वो H से अटैच है तो इसकी प्रायोरिटी 2 देंगे। तो आपका 1 1 जो है वो एक साइड हो गया, ठीक है, और आपका जो ये दोनों पार्ट है वो एक साइड हो गए, ठीक है। तो आप इस टाइप को आप क्या बोलोगे? आप इस टाइप को बोलोगे कि ये Z टाइप है, ठीक है। नाम तो फिर हम लिख ही लेंगे, नाम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इट इज Z टाइप, इट इज Z। तो ये समझ में आ गया कि प्रायोरिटी हम कैसे चूज करेंगे, प्रायोरिटी कैसे चूज करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, एक तरफ मैं लिख रहा हूं सी, ठीक है, और इस साइड पे मैंने दिया सी, इधर मैंने दिया CH3, इधर मैंने दिया Cl। जल्दी बताइएगा अपनी अपनी कॉपी में, जल्दी बताइएगा अपनी अपनी कॉपी में, ठीक है। अभी इस केस में हम क्या देखेंगे? इस केस में पहले सी देखेंगे, इस केस में हम इधर और इधर में प्रायोरिटी देखना होगा, इसमें और इसमें। तो सीधी बात है कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, यानी ये रैंकिंग 1 होगा, ये रैंकिंग 2 होगा। इधर की प्रायोरिटी अगर हम देख रहे हैं तो सी दोनों में कॉमन आ रहा है, सी दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। और सी के बाद ये डबल बॉन्ड ओ है, यानी सी डबल बॉन्ड ओ का ये मतलब होगा कि सी एक बार इस ओ से जुड़ा हुआ है, एक बार ये ओ से जुड़ा हुआ है। तो इसमें तो वही हो रहा है, नीचे वाले में भी बेटा सी आपके दो ओ से दो बार जुड़ा हुआ है, यानी यहां तक प्रायोरिटी सेम हो गई। तो अब अगली प्रायोरिटी क्या देखेंगे कि इसके बाद वाले आइटम में क्या है। इसके बाद वाले आइटम में यहाँ H से कनेक्टेड है, यहाँ O से कनेक्टेड है, यानी देखो हम आइटम तक ट्रांसफर हो रहे हैं। हो सकता है आपको चौथे आइटम तक ट्रांसफर होना ना पड़े, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट समझना। डबल बॉन्ड को कैसे लिखते हैं? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता तो 3 O से दिखाते, ठीक है, यानी 3 बार O को हम अज्यूम, ठीक है। सो यहाँ पर इसकी प्रायोरिटी इज 1, इसकी प्रायोरिटी इज 2। अगेन व्हाट टाइप इट इज द Z type. Good. नाउ हेवियर क्वेश्चन, जल्दी से। यहाँ पर ऑप्शन होंगे आपके पास, ठीक है। ऑप्शन 1, करेक्ट द प्रॉपर नेमिंग और रिप्रेजेंटेशन और आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है, ये कंपाउंड दिया रहेगा। इसके ऑप्शन होंगे 2Z5E, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होगा 3Z5E, तीसरा ऑप्शन होगा 5Z3E, फोर्थ ऑप्शन होगा Z2E। जल्दी से करेक्ट कीजिए अपनी कॉपी में, जल्दी से करेक्ट कीजिए अपनी अपनी कॉपी। 4 ऑप्शंस। Option A. आपको इस क्वेश्चंस मिलने की पॉसिबिलिटी है, इस टाइप के क्वेश्चंस मिलने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इजी वाले नहीं मिलते, इजी वाले तो बस एप्लीकेशन के लिए होते हैं। Sir, option A. बेटा ये 3 और 2 और जो भी है, देखो नंबरिंग दी हुई है, ये ध्यान से रखना, खुद समझ में आ जाएगा कि बेसिकली 2 और 5 का फंडा है या 3 और 5 का फंडा है। आप जब इधर से लिखोगे तो क्या देखोगे? 1 2 3, यानी आपका ये एल्कीन थर्ड पोजीशन पे है। 4 5
आपका ये एल्कीन 5 पोजीशन पे, इधर से भी लिखते तो क्या होता 1 2 3, यानी बेसिकली ये 3 और 5 का है, तो 2 और 5 तो पहले ही आप कैंसल आउट कर दो, 2 और 5 तो पहले ही कैंसल आउट कर दो, ठीक है। सो नेमिंग के बेसिस पे भी हम देखेंगे, नेमिंग के बेसिस पर हम देखेंगे, ठीक है। आप जब प्रॉपर स्टीरियो केमिस्ट्री कर रहे होते हो, ज्योमेट्रिकल छोड़ के उस वाले पार्ट में भी जब कर रहे होते हो, फीचर प्रोजेक्शन में भी कर रहे होते हो, वही काम तो करते हो, तो यहाँ क्यों नहीं कर रहे हो? यहाँ पे भी हम नेमिंग के हिसाब, सो 2 और 5 का तो पहले ही कॉम्बिनेशन खत्म हो गया, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन खत्म हो गया, क्योंकि हमने नेमिंग की तो हमें थर्ड पोजीशन पे दिखा और फिफ्थ पोजीशन पे वो एल्कीन दिखा ना। अब देख लो आपके पास 2 है, ये हट ही गए हमारे पास से। अब जल्दी से बताइए, बाकी तो बताया हुआ है, बाकी तो इजी है। यानी सबसे पहले इस वाले पार्ट का देख लो, इस वाले पार्ट पे हम प्रायोरिटी चेक करेंगे, इसकी और इसकी वर्सेस इसकी और इसकी, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट पे भी क्या करेंगे, इसकी वर्सेस इसकी, इसकी और इनकी और इसकी, ठीक है। चलो पहले थर्ड वाले को देख लेते हैं। थर्ड वाले के हिसाब से बेटा ये ज्यादा प्रायोरिटी पे है, रोमन न्यूमरल में तो थर्ड वाले पे आपको और ये जॉड आ रहा, ठीक है, ये जो है ये ज्यादा प्रायोरिटी पे है, ठीक है। हाँ जॉड आ रहा, इस हिसाब से ये क्या हो जाना चाहिए बेटा, दोनों जो हायर प्रायोरिटी एक साइड पे है, यानी जेड आ जाना चाहिए थर्ड पे ना। जब हम फिफ्थ पे देखेंगे, फिफ्थ पे क्या हो रहा है हमारा, फिफ्थ पे इधर हायर प्रायोरिटी इधर आ जा रही है, इसकी हायर प्रायोरिटी इधर चल जा रही है, ठीक है। तो फिफ्थ पे हायर प्रायोरिटी इधर की ओर है, एंटीजन, सो वहां पर जो आएगा 5e हो जाएगा। सो योर करेक्ट आंसर विल बी 3z and 5e, 3z and 5e। ठीक है, अलग अलग पोजीशंस पे आप देखोगे, अलग अलग पोजीशंस पे आप देखोगे, बाकी वो सेम फार्मूला है जो आप यूज कर रहे हो, ई और जेड का सेम कॉन्सेप्ट है जो आप यूज कर रहे हो। चलो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इनफैक्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, फिर उससे क्वेश्चन करते हैं। एक और आइसोमरिज्म ज्योमेट्रिकल में आपको सुनने को मिलेगा, जिसको कहते हैं सिन एंटी आइसोमरिज्म, सिन एंटी आइसोमरिज्म, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में आ गया, ये जनरली ऑक्साइम्स के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। ऑक्साइम क्या है, आपने पढ़ा हुआ है ऑक्साइम को, सी डबल बॉन्ड ओ होता है, अगर किसी, एंड हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक है, अमाइन से जुड़ा हो, ठीक है, NH3 की डेरिवेटिव फॉर्म से जुड़ा हो, तो क्या होता है बेटा, ये दोनों निकल जाते हैं, ठीक है। और क्या मिलता है हमारे पास, हमारे पास मिलता है सी डबल बॉन्ड एन ओएच। यहाँ पे कुछ और, ये बेसिकली ऑक्साइम हो गया, ये बेसिकली ऑक्साइम हो गया, और OH जुड़ा हुआ है इसलिए ऑक्साइम। अगर आप इस देखो तो यहाँ पर C और N के बीच में डबल बॉन्डिंग बन रही है, ठीक है, C और N के बीच में डबल बॉन्डिंग बन रही है, तो ऑक्साइम टाइप में आपको अगर कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी दिखता है, ठीक है, एक तरफ तो OH रहेगा ही रहेगा, किससे जुड़ा हुआ रहेगा बेटा, OH N से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। अब C पे क्या जुड़ा हुआ है वो डिपेंड करता है। तो एक बेसिक क्राइटेरिया है कि अगर H और OH एक साइड पे हो, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है बेटा, अल्काइल ग्रुप, R ग्रुप या H, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। अगर H एक साइड पे हो जिधर OH है, ठीक है, और दूसरी तरफ CH3 अल्काइल कर दो कुछ भी, तो ये हमेशा सिन फॉर्म कहलाता है, ऑक्साइम का ये क्या कहलाता है, दिस कॉल्ड एज सिन फॉर्म, ठीक है। तो आपको पता है जब हम एंटी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हमारा OH और H अलग हो जाएगा, यानी कि N का सर एक बार रिपीट कर देता हूँ। जब C और C के पास, मैंने ये आपको कुछ नहीं लिखा मैंने, ठीक है, अगर सिंपलेस्ट लिखोगे तो क्या लिखोगे, एक H यूज करोगे आप, एक H यूज करोगे कम से कम, सिंपलेस्ट में कम से कम, नहीं तो दोनों H यूज कर लो, CH, ठीक। मैं बोल रहा हूँ सिंपलेस्ट में एक H और अगर एक R यूज करते हैं, तो सिंपल फॉर्म है, सिंपल तरीका है कि जिधर H और OH एक साइड पे होगा उधर को हम बोलेंगे सिन फॉर्म, जिधर H और OH एक साइड पे होगा उधर हम सिन फॉर्म, यानी ये कुछ इस तरीके से हो गया, इधर OH और अगर इधर ही H होगा, बाकी इधर कुछ भी हो, ठीक है, और N के तो इधर कुछ हो नहीं सकता, ठीक है।
तो ये ऑक्साइन फॉर्म है, तो ये हमेशा क्या कहलाएगा, सिन टाइप कहलाएगा या सिन फॉर्म कहलाएगा। अगर जस्ट उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी कुछ इस तरीके से हो गया, सी डबल बॉन्ड एन, एन का OH उधर ही रह गया और सी का H इधर आ गया, तो ये कहलाएगा एंटी फॉर्म, ये कहलाएगा एंटी फॉर्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको इन फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं, यानी आप कह सकते हो कि ऑक्साइन्स ऑफ एल्डिहाइड, ऑक्साइन्स ऑफ एल्डिहाइड एंड ऑक्साइम्स ऑफ एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड हो गया ना बेटा, RH ग्रुप, ठीक है। अनसिमेट्रिकल कीटोन, ये अभी देखते हैं हम लोग जरा, अनसिमेट्रिकल कीटोन में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। यू विल सी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्साइन्स ऑफ एल्डिहाइड एंड ऑक्साइन्स ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन। ये क्या देखा हमने, ये देखा एल्डिहाइड, CH3 और H लग गया था ना, ठीक है, ये एल्डिहाइडिक फॉर्म था, अगर यहाँ पे R लगाते ये H लगाते तो एल्डिहाइडिक फॉर्म था, तो इसमें तो देख लिया हमने। अब देखते हैं कि R और R डैश, अनसिमेट्री बोल रहा हूं मैं, सिमेट्री नहीं बोल रहा, R नहीं बोल रहा हूं, इसमें नहीं देखने को मिलेगा, इसमें देखने को मिलेगा R और R डैश में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। सो लेट्स सी R और R डैश में कैसी पॉसिबिलिटी देखते हैं। ये एल्डिहाइड का था, अब हम देख रहे हैं अनसिमेट्रिकल कीटोन का। मैं बनाता हूं, आप खुद समझ जाना। अगर मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ C डबल बॉन्ड N, ठीक है, इधर OH लिख रहा हूँ, ठीक है, इधर मैंने लिख दिया CH2 CH3, इधर मैंने लिखा CH3, ये क्या हो गया, दो R अलग अलग R हो गए ना, इसको मैं लिख रहा हूँ सिन टाइप, व्हाट आई एम राइटिंग इट, आई एम राइटिंग इट सिन फॉर्म और सिन टाइप, ठीक है, SYN सिन, ठीक है। सिन एडिशन का भी मतलब वही होता है बेटा, सिन एडिशन का मतलब एक तरफ, यानी एक तरफ क्या आ गया, OH। हम यहाँ पे किससे कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग विद OH, ऑक्साइम है ना, कंपेयरिंग विद OH, तो OH की तरफ कौन आ गया, ये आ गया, इसका नाम क्या था, इथाइल था, इसका नाम क्या था, मिथाइल था। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, क्या लिखेंगे याद करने के लिए, जब OH के जस्ट, जब जिधर OH का साइड है, अगर उधर हमारे पास ऐसा अल्काइल ग्रुप आ जाए जो अल्फाबेटिकली पहले आता हो, अल्फाबेटिकली पहले आता हो, अल्फाबेटिकली फर्स्ट, तो इथाइल और मिथाइल में कौन अल्फाबेटिकली फर्स्ट है, इथाइल। सो जब OH की साइड में अल्फाबेटिकली फर्स्ट अल्काइल आ जाए तो उस टाइप को हम क्या कहेंगे, सिन कहेंगे। अगर जस्ट रिवर्स हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे, एंटी कहेंगे। if the alphabetically alkyl or the first alkyl like ethyl and methyl, E is the first then M of methyl, अगर ये पहले आता है इथाइल का E और वो अगर OH की साइड में है तो वैसे को हम लोग सिन फॉर्म कहते हैं, वैसे को हम लोग सिन फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। सो आपको मैंने दोनों दिखा दिए एग्जांपल्स, ऑक्साइम एल्डिहाइड के और ऑक्साइम अनसिमेट्रिकल कीटोन के। तो वहां पर सिर्फ ये मत समझिएगा C डबल बॉन्ड C हो रहा है तो ही आप ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म निकालने लग जाएगा, C डबल बॉन्ड N में भी आपको दिख रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। सर ये एक बार अल्फाबेटिकली वाला रिपीट कर दीजिए, वो नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। बेटा इथाइल और मिथाइल दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है ना, R और R डैश है, ठीक है। अगर सर अल्फाबेटिकली आप देखो तो E is coming first, अब E is coming first तो जो फर्स्ट अल्काइल है अल्फाबेटिकली अगर वो OH की तरफ है तो उसे C कहते हैं। अगर जस्ट रिवर्स कर दोगे, जो अल्फाबेटिकली बाद में आ रहा है उसको OH की तरफ कर दोगे तो वो एंटी कहलाता है, ठीक है। इफ ओके द अल्फाबेटिकली alkyl and the OH coming at the one side of the double bond between C and N, then it is called as syn form. सर, ये खाली बस एल्गाइल के लिए एप्लीकेबल होगा या फिर कोई भी ग्रुप? है ना, रेस्ट्रिक्शन है ऑक्साइम्स ऑफ एल्डिहाइड एंड ऑक्साइम्स ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, ठीक है। ओके अनसिमेट्रिकल कीटोन जनरली ग्रुप के साथ नहीं यूज करते, वो एल्काइल ग्रुप के साथ ही यूज करते हैं, ठीक है।
और नाम में ही ऑक्साइन्स बोला ना, नाम में ही ऑक्साइन्स बोले। नाउ there is another kind of geometrical isomerism you will see in the question form, that is azo compound. Symmetrical isomerism, azo compound, ठीक है। एजो कंपाउंड के बारे में आप जानते हो, ठीक है, दो एन होते हैं, इतना तो पता है, एन डबल बॉन्ड एन होता है, ठीक है, क्योंकि आपने डायजोनियम सॉल्ट बनाया हुआ है, N2Cl बनाया हुआ है बहुत सारा, ठीक है, और उससे N2 को निकाल देते हो और आप एक सब्स्टिट्यूशन फॉर्म ऑफ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। और बेसिकली आप अपने जितने भी एरोमेटिक्स में देखे होंगे उससे सॉल्ट से आपने अमाइन ग्रुप में बनाया है। तो एन डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन अगर है, ठीक है, तो इसके दोनों तरफ क्या होंगे, लोन पेयर्स होंगे। तो लोन पेयर अगर सेम साइड पे है, ठीक है, लोन पेयर अगर सेम साइड पे है, बाकी कोई भी ग्रुप क्यों ना हो, फिनाइल रख लो, डायजोनियम मैंने बार बार बोला कि आप जनरली एरोमेटिक फॉर्म में पढ़ते हो, अगर ऐसा फॉर्म है तो ये आपका कहलाता है सिन फॉर्म, ठीक है, यानी लोन पेयर एक साइड पे है तो सिन है, अगर लोन पेयर ऑपोजिट है तो वो एंटी फॉर्म कहलाएंगे, लोन पेयर ऑपोजिट है तो एंटी फॉर्म कहलाएंगे, लोन पेयर ऑपोजिट है तो एंटी फॉर्म कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ भी देखने को मिलता है। तो ज्यादा देखो, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हर सब्सटेंस की नहीं है, ठीक है, जो क्वेश्चंस के बेसिस पे, प्रीवियस पेपर्स के बेसिस पे जो पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि आपको दुनिया जहां का पूरा स्टीरियो केमिस्ट्री पूछा जा रहा है, ठीक है, जो पॉसिबिलिटीज आई है, ठीक है, वही बेसिकली लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट वन, ये इजी था, ये आप लोग देख के ही पहचान लो, ठीक, एजो कंपाउंड वाला। नाउ cyclic geometrical isomerism in the cyclic compound, geometrical isomerism in the cyclic compound, ठीक है। तो कोई भी साइक्लिक कंपाउंड की बात करें, साइक्लोएल्केन ले लो, ठीक है, या आप जनरल बेसिस पर मैं बोलूँ तो COH की ग्रुप भी ले सकते हो, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है, आप एक साइकिल ले लो, साइकिल लेके जब उस पर देखोगे, जैसे कि मैंने पेंट फॉर्म प्रोपेन लिया है, ठीक है, प्रोपेन पे अगर मेरा अगर H ऐसा लिखा है, H ऐसा लिखा, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर इस फॉर्म में आप देख रहे हो तो Cl और Cl इस साइड एक साइड पे होंगे, तो इसको हम कहते हैं सिस फॉर्म, ठीक है, अगर ये जस्ट रिवर्स हो जाएंगे तो इनको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। तो कोई भी ग्रुप एक साइड पे अगर दिखेगा आपको साइकिल में, तो आप उसको क्या बोलोगे, सिस फॉर्म बोलोगे। तो ये बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है साइकिल वाला, ठीक है, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो साइकिल को बहुत बार देखा गया है, तो इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना। हाँ, इसमें कुछ और चीजें जोड़ेंगे जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो उस पर बात करेंगे। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रख लीजिए, जब EZ नोमेनक्लेचर कर रहे होंगे तो आप CIP रूल जो मैंने अभी बोला, कान इंगोल्ड एंड प्रिलॉग रूल जो है, ठीक है, यानी कि एटॉमिक नंबर की प्रायोरिटी वाली बात करेंगे। तो अगर आपको कुछ ऐसा केस मिलता है जिसमें वो सेम एटॉमिक नंबर हो, सेम एटॉमिक नंबर वाले, जैसे सेम एटॉमिक नंबर वाले या तो ग्रुप मिले तो हम अगले पे चल जाते हैं, नहीं तो आइसोटोप्स मिले, तो आइसोटोप्स में आपको क्या ध्यान देना है कि आइसोटोप्स में जिसका मास ज्यादा है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, मास ज्यादा यानी प्रायोरिटी ज्यादा, मास ज्यादा प्रायोरिटी ज्यादा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, प्रायोरिटी हायर, जिसकी मास ज्यादा होती है उसी की हायर प्रायोरिटी देते हैं आइसोटोप्स के केस में। अगर आइसोटोपिक क्वेश्चन मिल जाते हैं तो जिधर मास ज्यादा होगा आइसोटोप्स में उधर प्रायोरिटी रखोगे। दूसरी चीज जो बाद में यूज आएगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं वो स्टीरियो आइसोमर्स है, हाँ जी, ठीक है, अच्छी बात है। स्टीरियो आइसोमर्स भी हमने पढ़ा, कौन कौन से पढ़े हैं बेटा, इनैंसियोमर्स पढ़े हैं, ठीक है, हमने क्या पढ़ा है, डाई स्टीरियोमर्स पढ़ा है, आगे भी देखते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर द डाई स्टीरियोमर्स, नॉट इनैंसियोमर्स, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डाई स्टीरियोमर्स, या तो आइडेंटिकल होगा या तो डाई स्टीरियोमर होगा, ठीक है, या तो आइडेंटिकल होगा या तो डाई स्टीरियोमर्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
ई और जेड से फाइनल क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से खुद आपको करना है, ठीक है। ऑप्शन में आपको भी पता है क्या रहता होगा, सिर्फ कनेक्शंस रहते होंगे, ठीक है। आप कनेक्शन तो आपको पता है। ये है क्वेश्चन, ठीक है। अगर इसकी इसकी बात करें तो ये जो सी बॉन्ड है आपका, ये सी ले लो, मान लो ये सी बॉन्ड है, ये सी से जुड़ा हुआ है, सारे सी से जुड़े हुए हैं, तो पहली प्रायोरिटी तो गई, पहला एटॉमिक नंबर तो सबका सेम है। उसके बाद देखना है आपको कौन किससे है, तो प्रायोरिटी आपको इसकी और इसकी जांच करनी है, इसकी और इसकी चेक करनी है, ठीक है। देखो प्रायोरिटी कैसी जा रही है। ये जो सी है ये 3 सी से जुड़े हुए हैं, ये जो सी है ये 3 सी से जुड़े हुए हैं, ये जो सी है, ठीक है, यहाँ पर जो ये सी आया है वो किससे जुड़ा हुआ है, ये भी 3 सी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो किसको प्रायोरिटी दिया जाए, यहाँ तक तो दोनों सेम आ गए, तो प्रायोरिटी किसको दिया जाए। लेकिन ये जो सी है वो किससे जुड़े हुए हैं, एच से जुड़े हुए हैं, एच से जुड़े हुए हैं। ये जो सी है वो किससे जुड़े हुए हैं, एच से जुड़े हुए हैं। जो सी है किससे जुड़ा हुआ है, एच से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जो सी है वो दोबारा किससे जुड़ा हुआ है, सी से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि ये सी इससे जुड़ा हुआ है, ये सी इनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है कि हम बैक फॉर्म को भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। और बैक फॉर्म को यूज करने के कारण अगर ये सी के बारे में बात करें तो ये सी एच से जुड़ा हुआ है आगे, लेकिन ये सी जो 3 बार जुड़े हुए हैं, अब 3 एच तो है नहीं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 3 एच तो है नहीं, तो ये सी किससे जुड़ा हुआ है, वापस इसी सी से जुड़ा हुआ है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये सी इससे जुड़ा हुआ है और दूसरा वाला भी सी उसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये जो होगा हायर प्रायोरिटी पे होगा। ऐसे कंपाउंड और ऐसे कंपाउंड हमेशा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में आते हैं बेटा, ऐसे कंपाउंड और ऐसे कंपाउंड हमेशा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस में आएंगे। एल्काइल ग्रुप का सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है आगे की ओर कनेक्शन, लेकिन जब इस टाइप का डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मिलता है आपको, तो आप सीधा याद रखेंगे कि वो कनेक्शन पीछे की ओर भी चल रहा है, ठीक है। इसको ऐसा नहीं लिखेंगे कि एक सी एच था बाकी का हमें तो पता ही नहीं, ठीक है, बाकी का पता है, बाकी के सी जो है वो सी से जुड़े हुए हैं। तो आप खुद देख लो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी कम होनी चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी होती है। इस कनेक्शन में बात करो तो आपको साफ दिखेगा सी है और ये एक सी एस थ्री से जुड़ा हुआ है, ठीक है, यानी यहाँ तक ये भी सी है, लेकिन ये सी 2 सी से जुड़े हुए हैं, तो साफ दिख रहा है यहाँ पर प्रायोरिटी ज्यादा है, 2 सी है, तो यहाँ पर प्रायोरिटी सी ज्यादा हो गई, ठीक है। किस टाइप का हो गया, हम बोलेंगे इसे ई टाइप। ये वाला इंपॉर्टेंट था, राइट हैंड साइड जो था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सर हाँ बेटा बताइए। सर ये जो ऊपर वाला सी है उसमें मतलब उसपे है तो एक ही सी ना। हाँ देखो, आप इस सी को इस सी की कहानी देख लो। इस सी का ट्रिपल बॉन्ड का कहने का ये मतलब था कि ऐसे जुड़ा हुआ है एक सी से एक सी से एक सी से, ठीक है। अब इस सी में तुम मैच लगाओगे, इसमें ऐसा नहीं ना, तो आप, वही तो ये हम कहते हैं कि जब ऐसा हम लिखते हैं, इसको जब एक्सपैंड करते हैं तो इसकी कनेक्टिविटी, ये जो मेन कार्बन थी, यानी कि ये जो मेन कार्बन थी इसकी कनेक्टिविटी हमने इस सी से देखी, तो इसकी कनेक्टिविटी वापस से उसी सी पे देखेंगे, ठीक है। इस कारण से इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो रही है इससे। इसकी सीधे फॉरवर्ड देखेंगे कि ये सी जो है किससे जुड़ा हुआ है, 3H से, क्योंकि इसमें सब में इक्वल फॉर्म है ना, ठीक है, इसमें इक्वल फॉर्म, हमने इसको एक्सपैंड किया। ये सी एक को हम नहीं बोल सकते कि एच से जुड़ा हुआ है, हमें पता नहीं, ठीक है। बाकी का कैसे नहीं पता, बाकी वाले भी इससे जुड़े हुए हैं, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, सो प्रायोरिटी ऑफ दिस विल बी हायर। ओके सर। प्लेटफॉर्म देखेंगे। सर हाँ बेटा बताइए। सर ये ई टाइप और जेड टाइप जो है सर, ये एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए सर, हम डिस्कनेक्ट हुए थे उस टाइम स्टार्टिंग में। जल्दी से देखिएगा बेटा, जल्दी से। मैं बार बार बोल रहा ओके हूँ कि इस टाइप का कंपाउंड
जिस टाइप का ग्रुप आपको प्रायोरिटी ग्रुप दिखता है तो आप सबसे पहले इसको एक्सपेंड कर लोगे, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखा आपको, तो आपने ये तो एक्सपेंड कर लिया कि ये जो सी है, इसको मैं सर्कल कर दे रहा हूँ, स्क्वायर कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो सी है ये इस वाले से जुड़ा हुआ है। अब किसी एक पे एच लगाओगे, ठीक है, मान लो लगा दिया, लेकिन बाकी सी का क्या, उसके बारे में क्या बोलोगे, उसके आगे कुछ भी नहीं, उसके बोलेंगे कि ये जो सी है इसकी कनेक्टिविटी ये है, ठीक है। तो अगर इसको किसी ऐसे से रिप्रेजेंट करना हो जो खुद मिथाइल ग्रुप हो, ठीक है, तो उस फॉर्म में हम इसकी कनेक्टिविटी को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, क्योंकि ये सी को हम बैक फॉर्म में भी समझ रहे हैं कि उसी सी से जुड़ा हुआ है। इस सी को हम सीधे डायरेक्ट फॉरवर्ड फॉर्म में समझ रहे हैं कि एच से जुड़ा हुआ है। तो अगर ये सी सेम, ये सी सेम, तो अब कहानी किस पे आगे टिक गई, एच पे, ठीक है। तो यहाँ पर एच है ही नहीं, बाकी हम क्या बोल रहे हैं कि ये वापस से इससे जुड़ गया। तो यानी कि एक तीसरा सी का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज कर लिया। यहाँ पर हमने सी का कॉन्सेप्ट नहीं यूज किया, यहाँ पे हमने बोला कि ये जो अब जुड़ा हुआ है एच से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसके कारण से ये सी 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 हो गया, ये 3 सी का कहानी हो गया, और ये हो गया सी सी एच। तो आप बताओ, खुद ही देख के समझ जाओगे कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो ऊपर वाले की प्रायोरिटी ज्यादा, ठीक है। ओके सर। नाउ ठीक है, जल्दी से डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट में इसको बता। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट। थ्री तो सबसे लास्ट है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट, साफ बात है, इसको तो हमें रखनी नहीं है स्टोरी में, ठीक है। जीरो है यहाँ पे, सिमेट्री जीरो है। बाकी की थ्योरी क्या कैसे आएगी सर, ठीक है। बाकी की जो थ्योरी आती है वो आती है बॉन्ड एंगल के डिस्टेंस के बीच में से, ठीक है, बॉन्ड एंगल के डिस्टेंस के बीच में से, ठीक है। एक 2 कार्बन पे है, इसको अगर बोलो तो एक सी पे 2 ही है, और इसको अगर इनके बीच को बोलो तो ये 2 सी पे है, ठीक है। आप खुद सोच लो किसका लेंथ ज्यादा है, एंगल डबल सी। 2 सी वाले का एंगल ज्यादा होगा, या एक सी पर जो 2 बियर है उसके एंगल ज्यादा होंगे। It is having a smaller angle of separation, a smaller angle of separation. It is having higher angle of separation. 2 सी पे है ना, यानी 2 sp2 पे है, 2 sp2 पे है, तो हायर एंगल ऑफ सेपरेशन है, ठीक है। उसके बेसिस पर बोलो, जिसका स्मॉलर एंगल ऑफ सेपरेशन होगा उसका नेट डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा या कम होगा, आपने वेक्टर पढ़ा हुआ है, रिजल्टेंट पढ़ा, आप लोगों ने फिजिक्स में रिजल्टेंट पढ़ा हुआ है, वेक्टर रिजल्टेंट की तरह है, कॉस लगता है ना बेटा, कॉस लगता है ना, यस सर, mu1 mu2 cos थीटा। बताइए जल्दी से, ज्यादा कॉस होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। वो साइन का होता है, sin 90 cos 90, जल्दी बताइए। sin 91 cos 90 0, सॉरी अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट हो जाती है ना बेटा। तो देखो फिजिक्स लग गया ना यहाँ पर, डाइपोल मूवमेंट में फिजिक्स लग गया आपका। तो ज्यादा एंगल होगा यानी कॉस या थीटा ज्यादा होगा, कॉस थीटा ज्यादा होगा, तो इसकी जो नेट डाइपोल मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो मोर द एंगल मोर लेस विल बी द डाइपोल मूवमेंट। देख लीजिए ये, ठीक है, आएगा
इस टाइप के क्वेश्चंस तो कम से कम दिमाग में तो रहेगी बात आपको करने के लिए, सिर्फ इसके बेसिस पे तो नहीं करेंगे ना, ठीक है। मोर विल बी द एंगल, मोर विल बी द एंगल, ठीक है, लेस विल बी द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर की तरह रिजल्टेंट है ना, आपको शुरू से बताया गया है। तो अब जल्दी से आंसर कर लेते हैं। तो इसको तो 0 पे रखो आप, ठीक है। अब इन दोनों में इसका एंगल कम है तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगा, यानी 1 is greater than 2 is greater than 3, that will be the bending। ठीक है, तो ये एक थ्योरी अपने दिमाग में रखिएगा जब डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन बना रहे होंगे तो। चलिए अब आते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पे। सर एक छोटा सा डाउट पूछना था। हाँ पूछिए। इन एंशियोमर्स जब हम फाइंड आउट करते हैं तो बॉन्ड लेंथ मैटर करती है? एंशियोमर्स फाइंड आउट करते हैं तो बॉन्ड लेंथ क्यों मैटर करेगी? एंशियोमर्स मतलब अगर हमको कोई 3 कंपाउंड दे रखे हैं, हमको बोला है ए बी या बी सी इन एंशियोमर पेयर्स हैं, तो उसमें बॉन्ड लेंथ मैटर करती है क्या? नहीं, वो दूसरे कारण से होगा, ठीक है। किस साइक्लिक है तो अलग रूल लगता है और सिंपल कंपाउंड्स है तो अलग रूल लगते हैं, ठीक है। नहीं, जैसे हम फिशर प्रोजेक्शन बॉन्ड लेंथ का कोई वो नहीं लगेगा वहां पे, रोटेशन है ना बेटा, रोटेशन का पूरा है, ठीक है। इनैंसियोमर्स के लिए सिंपल 2 तरीके हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल कायरलिटी, नॉन सुपर इम्पोजेबल एंड कायरलिटी, ठीक है। बॉन्ड लेंथ का कोई लेना देना नहीं है। ओके, ऐसा क्वेश्चन मिला था पैकेज में। हाँ, तो रोटेशन के बेसिस पर देख सकते हैं हम उसको, ठीक है, रोटेशन के बेसिस पर देख सकते हैं। और वो जनरली साइक्लिक कंपाउंड्स में आपको देखने को मिलेंगे, साइक्लिक में देखने को मिलेगा, ठीक है, साइक्लिक में देखने को ओके मिलता सर। है। टुमारो वी विल हैव द क्लास ऑन द साइक्लिक, साइक्लिक के क्वेश्चन आपको फंसाएंगे तो साइक्लिक पे हम लोग बात करेंगे। आज जो है तो थोड़ा सा ये बस आपको एक फॉर्म दे दूं कि क्या है क्या नहीं है, नहीं तो पता चला कल साइक्लिक बता रहा हूँ आपको पुराना ही कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ये ऐसे है कैसे। नहीं, हम सो रहे होंगे। सो कायरलिटी, आपको पता है कायरलिटी का मतलब, देखो 2 चीजें हैं बेटा, कायरलिटी और एसिमेट्रिक, ध्यान से समझना ये दोनों टर्म। कायरलिटी और एसिमेट्रिक 2 अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। एक कार्बन एसिमेट्रिक भी हो सकता है, कायरल भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे कायरल एसिमेट्रिक हो, ठीक है। कायरलिटी का एक मतलब होता है, कायरलिटी का एक मतलब होता है ए बी सी डी, ठीक है, ये ए बी एक्स डी कर दो, सी 2 बार हो जाएगा, ठीक है। कायरलिटी का मतलब हो रहा है कि ए बी सी डी, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 4 हैं जो जुड़े हुए हैं और 4 अलग ग्रुप हैं, ठीक है। लेकिन एसिमेट्रिक कायरल सेंटर्स भी हो सकते हैं, जो अभी हमने कहा एसिमेट्रिक कायरल सेंटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी टेट्राहेड्रल कायरल सेंटर्स ऐसे वाले जो 4 ग्रुप से जुड़े हों। समझिएगा इस बात को, ठीक है। मैं प्रॉपर पूरी थ्योरी का अभी टाइम नहीं है, क्रैश फॉर्म है। कायरल सेंटर्स भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं मैंने आपको लिखवाया था, sp2 डबल बॉन्ड्स कार्बन भी हो सकते हैं, sp2 डबल बॉन्ड्स कार्बन भी एसिमेट्रिक हो सकते हैं, ठीक है, sp2 डबल बॉन्ड कार्बन भी हो सकते हैं। और सिर्फ कार्बन कायरल सेंटर नहीं, कार्बन को छोड़ के n और s भी हो सकते हैं, ठीक है, n और s भी हो सकता है। हम सिर्फ कार्बन पे ध्यान देते हैं, n और s की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कायरलिटी की। तो एसिमेट्रिक का, एसिमेट्रिक जो है वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और उसका एक पार्ट होता है कायरलिटी, जिसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उसका एक पार्ट होता है कायरलिटी, लेकिन इसको भूल जाते हैं। और ये जब भूल जाते हैं ना, तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म समझ के पढ़ रहे होते हैं, वहां पे ऑप्टिकल एक्टिविटी देखना छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में भी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को इनैंसियोमर की तरह समझेंगे, अभी मैंने आपको बताया था, या डायस्टेरियोमर्स की तरह समझेंगे, ठीक है।
क्यों इसलिए लिखवा दिया कि एसिमेट्रिक का मतलब ये भी आपका होगा sp2 डबल बॉन्ड, ठीक है, यानी जो कार्बन sp2 डबल बॉन्ड में होंगे वो भी एसिमेट्रिक फॉर्म दिखाएंगे, ठीक है, इसलिए GI को ऑप्टिकल एक्टिविटी के फॉर्म में भी समझना होता है। दूसरी बात, जब हम बोलते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी हमें पता करना, और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत होते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, इनमें से कौन ऑप्टिकल एक्टिव है, कौन ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें क्या क्या इन थोड़े से जनरल फॉर्म्स ध्यान में रखने होते हैं। एक तो आप कायरलिटी बोलते हो, ठीक है, कि कायरलिटी है, अच्छी बात है, कायरलिटी है, हमने बोल दिया कायरलिटी है, होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। कायरलिटी ठीक है हम पढ़ते हैं, लेकिन इन सम केसेस वी विल सी कि नॉन कायरल भी, इन सम केसेस वी विल सी कि नॉन कायरल भी जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। जैसा कि एक नाम तो आप अभी लिख लो, दिमाग में रहेगा ना, तो बाइफेनाइल्स, ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल है बाइफेनाइल्स का, कि नॉन कायरल होके भी ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। और किसी में तो आपने देखा है कि कायरल हैं तो भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो कर रहे हैं, उसका तो नाम आप बता दोगे मुझे जल्दी से। कायरल है बट नो ऑप्टिकल एक्टिविटी। इस कंपाउंड को तो आप सबसे ज्यादा जानते हो, इस कंपाउंड को कुछ ऐसे जानते हो, इंटरनल प्लेन ऑफ मिरर, ठीक है, जिसको आप प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हो। ये क्या हो गया बेटा, ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन भी कायरल है, लेकिन कायरल होने के बाद भी ये नहीं दिखाते ऑप्टिकल, क्योंकि इनको कहते हैं मेसोफॉर्म, इनको कहते हैं मेसोफॉर्म। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। तो कायरलिटी, क्या सिर्फ कायरलिटी हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी का एक मात्र फंडा होना चाहिए, क्या कायरलिटी जरूरी नहीं है। कायरलिटी में ऐसे भी केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं बाइफेनाइल्स, जहां पे नॉन कायरल है बट ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है, और यहाँ पर कायरल होके भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर रहा है, एग्जाम्पल मेसोफॉर्म्स। तो दो क्वेश्चंस आएंगे, आपको ध्यान में रखिएगा। स्टीरियो आइसोमर्स पूछा जा रहा है, तो स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब सिर्फ कायरल सेंटर वाले नहीं होते, स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब होता है कि सारे बताओ स्टीरियो में, ज्योमेट्रिकल भी उसमें हो सकता है अगर पॉसिबिलिटी है तो, आपके ऑप्टिकल वाले भी हो सकते हैं उसमें पॉसिबिलिटी है तो, आपके मेजो वाले भी हो सकते हैं उसमें पॉसिबिलिटी है तो, इनैंसियोमर्स भी हो सकते हैं, ज्योमेट्रिकल एक्टिविटी को इनैंसियोमर्स बोलेंगे, ठीक है, इनैंसियोमर्स भी हो सकते हैं, तो सारे आ जाएंगे। लेकिन जब आपसे सिर्फ पूछा जा रहा है ऑप्टिकल एक्टिविटी, तब हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस तय करने होंगे। तो दो क्वेश्चंस होते हैं, या तो आपको स्टीरियो आइसोमर्स पूछा जाएगा, या सब पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से विच इज शोइंग द ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड विच इज नॉट। क्लियर? तो यस सर। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए और क्या कंडीशंस हैं, तो एक तो चलो कायरलिटी है, लेकिन कायरलिटी इज हैविंग द एक्सेप्शंस, ठीक है, तो कायरलिटी लिखोगे, लेकिन कायरलिटी ऐसे नहीं लिखोगे, लिखोगे कि स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर अभी मैंने बताया था, जिसको आप एसिमेट्रिक सेंटर बोलते हो ना बेटा, उसी को स्टीरियोजेनिक सेंटर भी बोलते हैं। कौन कौन हो गए, दो हो गए, या तो प्रॉपर 4 डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, ABXD, या तो क्या होगा sp2 डबल बॉन्ड, यानी स्टीरियोजेनिक सेंटर होने चाहिए। दूसरा, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज होने चाहिए एक दूसरे के, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज होने चाहिए एक दूसरे के, ठीक। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, हम उतने बड़े बड़े कंपाउंड देंगे तो कहां से नॉन सुपर इम्पोजेबल एक दूसरे पर बैठा के देखते रहेंगे, ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है, तो लिख लो, ठीक है। तीसरा, हम जब ऑप्टिकल, ये देखो हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन कर सकते हैं, विच ऑफ द कंपाउंड कैन शो द ऑप्टिकल एक्टिविटी। तीसरा क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो आपको दिमाग में रखना होगा, it should not contain two element of symmetry at least, two elements of symmetry। वैसे तो 3 कहे जाते हैं, लेकिन
लेकिन मैं 2 पे फोकस कर रहा हूँ। तीसरा वाला ना हर सब में रहता है। तो पहला हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर दिख गया तो हम बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। यहाँ पे लिख लेना छोटा सा, इफ यू विल सी द प्लेन ऑफ सिमेट्री इन द कंपाउंड यू विल से ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। और दूसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री, दूसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी दिख गया तो आप बोलोगे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो यानी ये 2 फॉर्म हमें देखने होंगे उस क्वेश्चन में। तो मेजो में आपको क्या दिखता है बेटा सबसे ज्यादा? मेजो फॉर्म में, मेजो में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखते हैं। तो सर सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? अभी हम देख लेते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। यानी ये देखो, ये दोनों चीज हम देखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन मिल गया कि बताइए ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता है नहीं, तो हम ये देखेंगे, ठीक है। पैरेललिटी को रहने दो उधर, हम ये देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। चलिए देखते हैं जल्दी से। एमी फॉर मिथाइल, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म आपको पता हो जाएंगे। अब इतने क्वेश्चंस बना लिए होंगे तो आपको पता हो एमी फॉर मिथाइल, ठीक है। नाउ दिस इज द कंपाउंड। अब आप बताओ इनको देख के, ठीक है, अब आप बताओ इनको देख के कि क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। हर तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने की कोशिश करोगे। देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री मैंने बताया नहीं तो उसका क्वेश्चन मैंने दिया नहीं है, ठीक है। अभी तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है, मैंने हिंट दे दिया। हर तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने की कोशिश करोगे, डायगोनल, ऐसा देखने की कोशिश करोगे, ऐसा सर ऑप्टिकल इफेक्टिव है, ऐसा देखने की कोशिश करोगे, ठीक है। हर तरीके से देखने की कोशिश करोगे। सब प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है इसमें, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। इजीएस्ट फॉर्म है, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है आपको। कैसे दिख रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री? आप कोई भी डायगोनल से काटो ना, मान लो ऐसे अलोंग द डायगोनल काट लो, डायगोनल कर रहे हो, इधर भी एच ऊपर की साइड है, इधर भी एच ऊपर की साइड है, इधर भी इधर भी एक हाँ, साइड है, और एमई और एमई दोनों क्या हो जा रहे हैं आपस में। ये देखो सबको हम क्या करते हैं बेटा, कुछ ऐसा लेते हैं ना, ठीक है, ये कुछ ऐसा लेते हैं ना, ठीक है। तो ऐसा लेते हैं तो एमई का मतलब क्या है कि ये जो आपका ग्रुप है CH3 पार्ट, ठीक है, वो कट के जो बॉल है आपका, दोनों आधा इधर आधा उधर चल जा रहा है, ठीक है। एच भी क्या है आपका, स्फेरिकल है, आधा इधर आधा उधर चल जा रहा है। बाकी ये दोनों पार्ट, ऊपर में एच ही था, यानी कि ऐसा कुछ निकल के इधर एच आ गया, इधर एम ई आ गया, ठीक है। ऐसा कुछ निकल के उधर भी एच, उधर आ गया। बाकी तो हमने एम ई को काट ही दिया था, ठीक है, और दोनों ऊपर में ही थे। अगर जस्ट रिवर्स होता तो हम कुछ दूसरा देखते, ठीक है। सो यहाँ पर ये ऑप्टिकली, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री तो सबसे इजीली आपको दिख जाएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने में प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिखेंगे। नाउ एक क्वेश्चन करो जल्दी से। अब आपको क्वेश्चंस टेक्निकल फॉर्म में दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए ये है आपका क्वेश्चन। अभी आपसे पूछा जाएगा ऑप्टिकली
है या नहीं है, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा ई फॉर्म है या जेड फॉर्म है, ठीक है, ई फॉर्म है या जेड फॉर्म है, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ई फॉर्म देके ऑप्टिकली इनएक्टिव लिख देंगे, या ई फॉर्म लेके ऑप्टिकली एक्टिव कर देंगे, या जेड फॉर्म देके ऑप्टिकली इनएक्टिव लिख देंगे, या जेड फॉर्म देके ऑप्टिकली इनएक्टिव लिख देंगे। हो गए ना 4 ऑप्शंस। तो यू विल बी आस्क्ड इन द 4 ऑप्शंस टाइप। बगल सर में मैं ऑप्टिकली एक्टिव आ रहा। बगल में मैं ये बना रहा हूँ, सर ऑप्टिकली एक्टिव। बगल में मैंने ये बना दिया। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री में जरा आपको देखना होगा, समझना होगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे पॉसिबल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि इसको ऐसा उठाएंगे और बोलेंगे नहीं मैं तो ये खरबूजे की तरह ऐसे काट दूं, उधर एमी है उधर एमी है, एनएच एनएच तो कट गया, ठीक है। ये बुक के 2 पार्ट की तरह नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि बुक का कोई हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब बताना देखो, इसको इसको आप किसी भी तरीके से करो ना, ऐसे सर कर दो, जो राइट वाला। आपने ऐसे चला दी, ठीक, आपने ऐसे चला दी हाँ तो लगता है कि आपका फॉर्म आ रहा है, आराम से समझना बेटा। आपने ऐसे चलाया तो ओ के बगल में एम ई आ रहा है, यहाँ ओ के बगल में क्या एम ई आ रहा है, नहीं, नहीं। तो कहाँ से सिमेट्री हुआ, नहीं आ रहा। आपने एनएच पे चलाया, ऐसे चलाया, ठीक है, तो यहाँ एनएच के बगल में एम ई आ रहा है, ठीक है, इधर एनएच के बगल में हाँ आ रहा है, देख के बोलना, इधर एनएच के बगल में इधर आ रहा है, हमारा भी इधर आना चाहिए था ना, दोनों मिरर इमेज होने चाहिए ना, नानी डाल। ऑप्टिकली एक्टिव। एक्टिव है, सिमेट्री दिख नहीं रहा हमें, ऑप्टिकली है। इसकी बात करते हैं। यहाँ देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखता है, यहाँ पर मैं अभी आपको जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ वो है सेंटर ऑफ सिमेट्री। कैसे पता किया जाता है सेंटर ऑफ सिमेट्री? सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने के लिए बड़ा सिंपल फंडा है कि जिधर से एक साइड पे मान लो कोई एक ग्रुप है, उसका अगर रिपीटेशन कहीं दिख रहा है, आप उसका डायगोनल लो, आप उसका डायगोनल लो। अगर वो डायगोनल जाके मिल जा रहा है उस ग्रुप से, अगर वो डायगोनल जाके मिल जा रहा है उस ग्रुप से, आप बोलोगे वो क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो रहा है। यहाँ पे एच जाके कैसा मिल रहा है, एमई से, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं दिख रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एच जाके किससे मिल रहा है, एच से, यानी सेंटर के थ्रू होते हुए, थोड़ा सा यहाँ पे मेरा डायमेंशन के फॉर्म में हिला हुआ है ये बात, ठीक है, लेकिन याद रखना सेंटर से होते हुए कोई डायगोनल अपने जैसे ही दूसरे से मिल जाए, सेंटर से होते हुए कोई डायगोनल अपने जैसे दूसरे ग्रुप से मिल जाए तो उसी को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इधर से एच मिल गया, इधर से कौन मिल सकता है, ऐसा एम ई मिल सकता है, दोनों में से कोई मिल सकता है, ये जो कहलाता है वही कहलाता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर आप इसको कुछ बड़े सिंपल तरीके से देखो तो ये है, ये आप एच था, नीचे एम ई था, ये है, ये आपका एम ई है, नीचे एच है, आपने क्या किया, यहाँ से ऐसे काट दिया, यानी एच पे जाके मिल गया, ठीक है। तो ऐसे डायगोनल में अगर कुछ अपने जैसा ही जाके वो प्लेन कट रहा है, ठीक है, तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री ना कहला के क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री
वो कहां से जा रही है बेटा, डायगोनल लाइन से यानी सेंटर पॉइंट से। तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव बट नॉट ऑन द इनएक्टिव प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑन द बेसिस ऑफ सेंटर सेंटर। सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो यही होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री बड़ा ध्यान से देखिएगा, आप डायगोनल कोशिश करेंगे और जनरली आपको ट्रांसफॉर्म में देखने को मिलेगा बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री। कहां मिलेगा आपको, ट्रांस में, ऊपर उधर का नीचे, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में ऐसे जा रहा है आपका डायगोनल प्लेन पे ऐसा, ठीक है। तो ट्रांस में आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा, सिस में आपको मिलेगा। सिस फॉर्म है ना, एमई और एच के हिसाब से देखें तो कैसा फॉर्म है ये, सिस फॉर्म है। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी दिख जाता है तो हम बोल देंगे उसको कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अगर नहीं दिखता है तो हम बोल देंगे ऑप्टिकली एक्टिव है। मेसोफॉर्म प्लेन ऑफ सिमेट्री से पता कर सकते हैं, मेसोफॉर्म किससे पता कर सकते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री से, ठीक है। अगला आता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आरएस कॉन्फ़िगरेशन। इसको क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन नहीं, वो डीएल है, वो कभी नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और डीएल पूछा भी जाता है तो वो बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट, लेकिन कोई नहीं पूछता। ग्लिसरॉल्डिहाइड का कॉन्सेप्ट है वहां पे, आरएस कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा पूछा जाएगा। और इसी को बताने के लिए बेसिकली सीआईपी रूल लगता है, जिसको आप कान इंगोल्ड ट्रिलॉग सिस्टम कहते हो, यानी एटॉमिक, ठीक है। बेसिकली देखते हैं। और बेसिकली अगर आपको कोई क्वेश्चन देता हूं तो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे। आरएस कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए हम क्या करेंगे, राइट, और ये सिनिस्टर है, सिनिस्टर का मतलब लेफ्ट है। अगर कोई लेफ्ट की साइड पे रोटेट हो रहा है एटॉमिक नंबर के थ्रू तो हम उसको बोलेंगे वो एस सिस्टम है। अगर कोई राइट में रोटेट हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे वो आर सिस्टम है, ठीक है। तो ये लेफ्ट और राइट वाला याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि ठीक है, क्या ये कायरल है? नहीं। सबसे पहले तो आरएस, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिला तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन लगाएंगे ही, ठीक है। आरएस कॉन्फ़िगरेशन लगाएंगे ही। ये कायरल है। वेरी जल्दी से आरएस कॉन्फ़िगरेशन। मैंने क्या बोला था, सीआईपी रूल, यानी क्या, एटॉमिक नंबर प्रायोरिटी। एटॉमिक नंबर प्रायोरिटी एक ही रूल तो है, ठीक है। जल्दी से बताइए। सर आर। ठीक है, एटॉमिक नंबर प्रायोरिटी के बेसिस पे चलेंगे तो ये दिस 1, ठीक है, दिस इज 2, 2, दिस इज 3। सर पोजीशन पे है ही तो हम क्या कर देंगे, 1 2 3 चलेंगे। अब बताइए यार कैसे हो गया? सर ये क्या हो गया, ये क्या है, क्या हो गया ये? जब आप देख रहे हो कि H जो लोएस्ट पोजीशन, याद रखिएगा दिस इज द लोएस्ट पोजीशन। जब भी शैडो फॉर्म देखोगे या आप इस टाइप का सॉलिड वेज ना देख के आप कैसा देखोगे, हैश्ड, ठीक है। हैश्ड वेजेस देखोगे तो आप क्या यूज करोगे कि वो लोएस्ट प्रायोरिटी पे है। तो H अगर लोएस्ट प्रायोरिटी पे है तो आप उसको बदलने की कोशिश कतई ना करें,
ठीक है, वो उसको अपनी जगह ही रहने दो, ठीक है, और तब जल के आप जैसी प्रायोरिटी देखोगे उस हिसाब से आपका होना चाहिए। तो प्रायोरिटी आपकी 1-2 से मूव करेगी ना, आपको इसका नेचर चेंज नहीं करना है, आपको इसका नेचर चेंज नहीं करना है, ठीक है। अगर यही चीज, ठीक है, तो अगर आप इसको वापस से इसका अगर मिरर इमेज बनाते तो कैसा बनता, इसका मिरर इमेज बनाते तो कैसा बनता, ऐसा बनता CS3। सोच के बोलिएगा आप, इसका मिरर इमेज बनाते तो क्या ऐसा बनता। यस सर, ऐसे ही बनता है। तो यहाँ पे क्या प्रायोरिटी आ रही है, यहाँ पे क्या प्रायोरिटी आ रही है, 1 2 3, क्या हो गई, आर। आर। तो याद रखिएगा हमेशा मिरर इमेज जस्ट ऑपोजिट प्रायोरिटी होती है, ठीक है। अगर एक आर है तो उसका मिरर इमेज, अगर ये एस है तो उसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, आर। अगर ये आर है तो उसका भी मिरर इमेज क्या हो जाएगा, एस। और अगर एच खुद ब खुद लोएस्ट पोजीशन पे है, यानी डैश्ड वेजेस पे है, ठीक है, डैश्ड वेजेस पे है, अगर डैश्ड वेजेस पे है, अगर डैश पे है, तो आपको उसको चेंज करने की जरूरत नहीं। जो आपका फॉर्म होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका फॉर्म होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। हम चेंज तब करते हैं जब वो डैश वेज पे नहीं होता। जैसे कि अगर इसी क्वेश्चन में, अगर इसी क्वेश्चन में आपको वो डैश वेज पे नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात, इस पे क्वेश्चन करेंगे, याद रखिएगा इस पे क्वेश्चन करेंगे, कल हम क्वेश्चंस ही करेंगे, ठीक है, कल हम क्वेश्चंस ही करेंगे। दूसरी बात, इनैंसियोमर, इनैंसियोमर और डाइस्टेरियोमर्स कैसे पहचानोगे आप, डाइस्टेरियोमर्स कैसे पहचानोगे आप, ठीक है। अगर आपको मैं टार्टरिक एसिड में दे रहा हूँ, सपोज COH, 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 ठीक है, इसकी जगह मैं ये बना रहा हूँ COH, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और तीसरा कुछ ऐसा बना रहा हूँ COH, तो ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, ये फिगर 3 है, 3 फिगर्स आ गए, फिगर 1 2 एंड 3। इसमें से इनैंसियोमर कौन है और डाइस्टेरियोमर्स क्या है, कौन से? जो मिरर इमेज होंगे वो होंगे, याद रखिएगा, जो मिरर इमेज होंगे कायरल सेंटर जिनमें होता होगा, मिरर इमेज होंगे वही इनैंसियोमर हैं। 1 and 3 enantiomers, 1 and 3 diastereomers. Chiral center, yes. Chiral center, yes. Chiral center, yes. Chiral center, yes. And these are the mirror image, exact replica. So it can be the enantiomers. But when you are comparing one with the three, yes, chiral centers हैं, अच्छी बात है. But क्या OH रिफ्लेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है. So जब ऐसे chiral centers वाले क्या हो जाए, mirror image नहीं हो, तो mirror image नहीं हो, ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, डाइस्टेरियोमर्स कहलाते हैं। तो क्या क्या हो गया आपके 1 and 3, 2 and 3, यानी डाइस्टेरियोमर्स हो गए 1 3 2 3, ठीक है, 1 3 2 3। तो डाइस्टेरियोमर्स जरूर पहचानेंगे कि दे आर नॉट द मिरर इमेज, दे आर नॉट द मिरर इमेज, ये फर्क याद रखना। यानी मिरर इमेज नहीं है तो सुपर इम्पोजिबल तो वैसे भी नहीं होंगे, मिरर इमेज ही नहीं है, ठीक है।
और यहाँ पर क्या याद रखोगे एनांसियोमर में? दे आर नॉट superimposable forms, they are the mirror image but not superimposable forms. ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, कल के क्वेश्चंस में ये सारी चीजें पूछे जाएंगे. ठीक है, यस सर. तो कल के पार्ट में वी विल डू द क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज. जितना मैंने बताया, कंफिगरेशन बताया, आरएस कैसे निकालते हैं, कंफिगरेशन बताया, देखिए उसका मिक्स करके एक क्वेश्चन सेट होगा. ठीक है, और जो उसके बाद की क्लास होगी उसमें वी विल टॉक अबाउट द साइकिल्स को कैसे हैंडल करना है, कौन कौन सी थ्योरी साइकिल्स में पढ़नी है, तब आपका आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, साइकिल की थ्योरी और साथ में इन जनरल स्टीरियो ऑप्टिकल एक्टिविटी और स्टीरियो केमिस्ट्री की थ्योरी. सो टुमारो वी विल बी हैव द क्वेश्चंस. तो कल बोर्ड पे नहीं होंगे, कल वी विल हैव द क्वेश्चंस ऑन द टैब सेट. ठीक है, टैब पे होंगे और क्वेश्चंस करेंगे. परसों फिर से थोड़ा क्वेश्चन और थोड़ी थ्योरी, और वो साइक्लिक फॉर्म का होगा. तो इतनी जो थ्योरी है वो अपने दिमाग में एक बार ध्यान से रख लें. सो टुमारो वी विल हैव द. ठीक है, सो ओके सर. आरएस वगैरह कर लोगे, क्योंकि आरएस वगैरह पे नहीं होगा तो कल तो फिर बताऊंगा ही. ठीक है, कल क्वेश्चंस के टाइम पे बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चंस तो ये सिर्फ होते हैं फॉर्म्स की, याद रख लो. ठीक है, क्वेश्चंस में थोड़े बहुत वेरिएशन दिखने को मिलते हैं. ठीक है, और दिखने को मिलते हैं तो थ्योरी वहां से भी बनती है आपकी. लेकिन ये जनरल थ्योरीज थी. ठीक है, कि ये तो याद रखना है, ये भी नहीं याद रखोगे तब तो फिर. ठीक है, सो सी यू देन टुमारो. ओके सर.